हेलो, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का अगला टॉपिक असामान्य आणविक द्रव्यमान पढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े थे और अणुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते थे। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में अवनमन और पराशर दाब। इन सभी गुणधर्मों को पढ़ने के दौरान हमने इन सभी गुणधर्मों से विलेय के अणुभार को ज्ञात किए थे। तो अणुसंख्यक गुणधर्म, इन चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों से विलेय का अणुभार ज्ञात करते हैं। वो तभी हमें सही मात्रा में प्राप्त होते हैं जबकि विलयन क्या होता है, उसकी दो कंडीशन है कि पहला तो क्या होगा, विलयन तनु हो। विलयन तनु होगा जब जाके ही हमें अणुसंख्यक गुणधर्म से जो अणुभार प्राप्त हो रहा है वो कैसा होगा, सही मात्रा में मिलेगा। क्या कंडीशन है, विलयन तनु होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि विलयन में विलय का न तो संगुणन हो और न ही आयनन। जो विलय अपन विलयन में घोल रहे हैं वह न तो संगुणित होना चाहिए न ही आयनित होना चाहिए, अपने आयनों में टूटना भी नहीं चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी जब भी हमें विलय का सही अणुभार पता चलेगा अणुसंख्यक गुणधर्म द्वारा। अगर इन दोनों कंडीशनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हमें विलय का सही अणुभार प्राप्त नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि आएगी। उस त्रुटि युक्त अणुभार को ही हम बोलते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान। यदि हम विलय को विलायक में घोलें और उसका आयनन या वियोजन हो जाए, मतलब तो उसके कणों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि या कमी हो जाएगी। और जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो किस पे निर्भर करते हैं, विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उनके कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो असामान्य अणुभार होगा यदि विलय को विलायक में घोलने पर उसका क्या हो जाए, आयनन हो जाए या संगुणन हो जाए, तो विलयन में कणों की संख्या में वृद्धि, आयनन होगा तो कणों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, और संगुणन होगा तो कमी होती है। अणुसंख्यक गुणों में परिवर्तन से विलय का अणुभार वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है। इस अणुभार को ही हम क्या बोलेंगे, असामान्य अणुभार कहेंगे। जैसे अपन मान लीजिए NaCl, KCl2 और K4FeCN का होल 6 है, इनके 1 मोल को जल में घोल रहे हैं और इनका 100% आयनन हो रहा है, पूरी तरह से अपने आयनों में टूट रहे हैं। तो NaCl से कितने आयन मिलेंगे, NaCl से मिलेंगे 2 आयन, Na+ और Cl-। CaCl2 से कितने मिलेंगे, इससे मिलेंगे 3, एक तो Ca+ का आयन और 2 Cl- के आयन, टोटल हो जाएंगे 3। ऐसे K4FeCN6 से देखिए, K4FeCN होता है, ये संकुल यौगिक है और संकुल यौगिक में जो ब्रैकेट के अंदर का ये पूरा ये क्या देगा, एक आयन देगा। तो एक तो ये आयन और 4 के मिलेंगे K+, तो 4 और 1 5, तो इससे टोटल कितने आयन मिल जाएंगे, 5 आयन मिलेंगे। अब जो अणुभार होता है वो अणुभार क्या होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है अणुसंख्यक गुणधर्म या आयन के, क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म कह दो या आयन कह दो, अणुसंख्यक गुणधर्म सीधे किससे निर्भर करते हैं, आयनों पर निर्भर करते हैं। तो अणुभार इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब आयनों की संख्या बढ़ेगी तो अणुभार क्या होगा, घटेगा। जैसे कि NaCl में 2 आयन प्राप्त हो रहे हैं तो इसका अणुभार कितना प्राप्त होगा, में 1/2 प्राप्त होगा। CaCl2 का अणुभार 1/3 और K4FeCN का होल 6 का अणुभार 1/5 प्राप्त होगा। तो ये तो है आयनन का उदाहरण कि जब आयनन होगा तो अणुभार क्या प्राप्त होंगे, हमें आधे आधे प्राप्त होंगे। यदि संगुणन हो रहा हो, जैसे कि हम बात करें एसिटिक अम्ल में CH3COOH, तो एसिटिक अम्ल में क्या होते हैं, एसिटिक अम्ल के 2 अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं। जैसे कि ये एक एसिटिक अम्ल का एक अणु है और ये दूसरा अणु एसिटिक अम्ल का OH,
इनके दो अणुओं के मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। दो अधिक विद्युत तत्वों के मध्य हाइड्रोजन आने के कारण यहाँ पर क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया और ये दोनों क्या हो गए, संगुणित हो गए। तो अब इसमें कितने अणु हो गए, ये एक ही अणु है, दो अणुओं ने मिलकर के क्या बना लिया है, एक अणु बना लिया है। इस कारण से इसका अणुभार कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यहाँ पे अणुभार क्या प्राप्त होगा हमें, अणुभार यहाँ पे दुगना प्राप्त होगा। तो ये संगुणन का उदाहरण है। संगुणन होता है जब तो अणुभार बढ़ जाता है और आयनन होता है जब अणुभार घट जाता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, वांट हाफ गुणांक। देखिए वांट हाफ गुणांक, इसे ऐसे दिखाते हैं। वांट हाफ नामक वैज्ञानिक ने असामान्य अणुभार को प्रदर्शित करने के लिए यह गुणांक दिया था। तो आई बराबर क्या होता है, विलेय के प्रेक्षित अणुभार, प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म, कि हमें कितने अणुसंख्या गुणधर्म दिखाई दे रहे हैं और सैद्धांतिक रूप से कितने हैं, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, आई कहलाता है। इसका अपन ये भी बोल सकते हैं कि आयनन या संगुणन के बाद कणों की संख्या कितनी है बटा आयनन व संगुणन के पूर्व कणों की संख्या की। तो आयनन व संगुणन की बाद कणों की संख्या अनुपात आयनन व संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। यदि हम इसे वाक्शुदाब में अवनमन के रूप में परिभाषित करें तो प्रेक्षित वाक्शुदाब में अवनमन बटा सैद्धांतिक वाक्शुदाब में अवनमन, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रेक्षित क्वथनांक में उन्नयन बटा सैद्धांतिक क्वथनांक में उन्नयन, या फिर प्रेक्षित हिमांक में अवनमन बटा सैद्धांतिक हिमांक में अवनमन, या प्राशन दाब के रूप में लिखेंगे तो प्रेक्षित प्राशन दाब बटा सैद्धांतिक प्राशन दाब का अनुपात होता है, वही इन सब का क्या कहलाता है, वांट हाफ गुणांक कहलाता है। तो हमें क्या दे रखा है उसके आधार पे हम वांट हाफ गुणांक का मान ज्ञात करेंगे। यदि हमें वांट हाफ गुणांक का मान 1 प्राप्त हो रहा है तो इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ ये है कि विलेय का विलीन में न तो संगुणन होता है न ही वियोजन होता है। यदि हमें 1 से ज़्यादा प्राप्त हो रहा है तो क्या होगा, विलेय का आयनन होगा, और 1 से कम प्राप्त हो रहा है तो इसका अर्थ है कि विलेय का क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है। जब हमें अगर मतलब विलेय का आयनन या संगुणन हो रहा है और वांट हाफ गुणांक का मान दे रखा है तो उस समय हम वाष्पदाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्राशन दाब के लिए क्या सूत्र अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। तो वाष्पदाब में अवनमन का सूत्र होगा PA0 माइनस P बटा PA, मतलब विलेय का वाष्पदाब माइनस विलेय का वाष्पदाब बटा विलेय का वाष्पदाब बराबर हो जाएगा IXB, विलेय के मोल भिन्न के और वांट हाफ गुणांक के। क्वथनांक में उन्नयन डेल TB बराबर हो जाएगा IKB इंटू M। डेल TB बराबर अगर हमें W विलेय के भार, विलेय का अणुभार दे रखा है तो उस टर्म में हम क्या लिखेंगे, डेल TB बराबर IKB इंटू WB इंटू 1000 बटा MB WA। अगर हिमांक में अवनमन का हो जाएगा डेल TF बराबर IKB इंटू M, डेल TF बराबर IKB WB, मतलब विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार 1000 और विलेय का भार। प्राशन दाब दे रखा है तो पाई बराबर हो जाएगा ICRT, या फिर हमें भार के टर्म में होगा तो पाई बराबर I विलेय का भार RT बटा विलेय का अणुभार MB इंटू V। तो ये सूत्र है जबकि हमें वांट हाफ गुणांक दे रखा हो तो हम सब में किसका गुणा कर देंगे, वांट हाफ गुणांक का गुणा करके उनको ज्ञात कर लेंगे। आगे देखिए, वांट हाफ गुणांक व आयनन की मात्रा अल्फा में संबंध। हमने मान लिया कि अभिक्रिया है इसमें ए वियोजित हो रहा है Na में, तो ए की प्रारंभ में मोल मान लिए, एक प्रारंभ में क्योंकि विलेय होता है जिससे ये और जो बिल्कुल वियोजित नहीं होता तो प्रारंभ में उत्पाद है उनके कितने होंगे, 0 मोल होंगे, परंतु इसके बाद में जैसे इसका वियोजन होता है, मान लीजिए इसका अल्फा वियोजन हो जाता है तो ये कितने बन जाएंगे, Na है तो अल्फा वियोजन हुआ है ए का तो n का कितना हो जाएगा, n अल्फा हो जाएगा। तो ये
कितना ख़त्म हो गया, ये अल्फ़ा बन रहा है, इसका मतलब है ये अल्फ़ा ख़त्म हो रहा है, तो ये रह जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा आयनन के पश्चात। तो विलय के अब कुल मोल कितने दिखाई देंगे, विलय की प्रेक्षित मोल, तो हमें क्या क्या दिखाई देगा, एक तो 1 माइनस अल्फ़ा और एक दिखाई देगा n अल्फ़ा, तो दोनों का योग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फ़ा को कॉमन ले लिया है, तो ये प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1। विलय के सैद्धांतिक मोल, सैद्धांतिक रूप से हम विलय के एक मोल मानते हैं, तो एक हो जाएगा, तो 1/2 गुणांक I बराबर क्या हो जाएगा, आयनन के पश्चात मोल बटा आयनन के पूर्व मोल। आयनन के पश्चात मोल कितने हैं, 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1 बटा 1, पूर्व में 1 है सैद्धांतिक रूप से, तो ये हो जाएगा I बराबर 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1। इस 1 को हम इधर की तरफ लेंगे तो I माइनस 1 बराबर हो गया अल्फ़ा n माइनस 1। अल्फ़ा बराबर ज्ञात करना है हमें, तो इस वाले टर्म को हम इधर ले गए, तो अल्फ़ा बराबर हो गया I माइनस 1 बटा n माइनस 1। तो ये जो वियोजन की मात्रा अल्फ़ा हमें प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है कब, जबकि उसका क्या हो रहा हो विलय का आयनन हो रहा है या फिर वियोजन हो रहा हो, जब अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, I माइनस 1 बटा n माइनस 1। जैसे ये एक सवाल है, आपको दे रखा है K4FeCN का होल 6 विलियन का 0.1 विलियन 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 46% आयनित होता है। विलियन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए, और आपको R का मान दे रखा है 0.082 ATM लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब इसने दे दिया है कि कितना आयनित हो रहा है, 46% आयनित हो रहा है। अब आपको मतलब आयनन की मात्रा दे दी है, मतलब हमें इस बार जो सूत्र लगाना है पराशर दाब का, वो कौन सा वाला लगाना है, पाई बराबर ICRT। सी का मान हमें पता है, इसमें कितना दे रखा है, सी बराबर है 0.1 m। आर का मान हमें दे ही रखा है 0.082 ATM लीटर और केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी का मान हम ज्ञात कर लेंगे कि टेम्परेचर 27 डिग्री दे रखा है, इसमें 273 को जोड़ लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 300 केल्विन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पर हमें जो मान नहीं दे रखा है, वो नहीं दे रखा है आई का मान, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, आई का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब आई का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इन्होंने दे रखा है आयनन की मात्रा कि कितना प्रतिशत आयनन हो रहा है, 46%, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, 46/100 प्रतिशत में दे रखा है, इसलिए अल्फ़ा मान दे रखा है। अल्फ़ा और आई के बीच में संबंध होता है, आई बराबर होता है 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1। n यहाँ पर अणुओं की मात्रा है, तो 1 प्लस अल्फ़ा 46/100। अब जो K4FeCN है 6 है, इसमें कितने आयन प्राप्त होंगे हमें, तो 4 तो पोटेशियम के प्राप्त होंगे और 1 आयन प्राप्त होगा हमें FeCN का होल 6 का। ये पूरा क्या मिलेगा हमें, 1 आयन के रूप में, और 4 हमें मिलेंगे ये पोटेशियम के प्लस के रूप में और ये नेगेटिव के रूप में। तो टोटल आयन कितने हो गए, 5 हो गए, 4 और 1, तो 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4600 इंटू 4। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका मान हमें मिल जाएगा 2.84। तो आई का मान कितना हो गया, 2.84 प्राप्त हो गया है। अब हम जो हमारा सूत्र है पाई बराबर ICRT, इसमें सभी मान रख देंगे, तो पाई बराबर आई की जगह 2.84 इंटू सी की जगह 0.1 इंटू आर की जगह 0.082 इंटू 300। और जब हम इसको हल करेंगे तो हमें पराशर दाब का मान मिल जाएगा, और वो होगा 6.98 ATM वायुमंडल, इतना पराशर दाब लगेगा। तो इस तरह से हम सवाल को हल कर लेंगे। अगला है 1/2 गुणांक व संगणन की मात्रा में संबंध। माना हमने विलय एक के n अणु संगणित हो रहे हैं और वो एक अणु बना रहे हैं AN, तो प्रारंभ में जो मोल होंगे वो तो विलय के होंगे, उसके मोल है 1, और जो उत्पाद है उनके मोल क्या होंगे, 0 होंगे प्रारंभ में, क्योंकि बिक्री शुरू ही नहीं हुई है। संगुणन के पश्चात जैसे बिक्री होगी तो हमने मान लिया कि इसके अल्फा वियोजन होगा, संगुणन हो गए हैं, तो 1 अल्फा हुआ है तो n कितने हो जाएंगे, अल्फा बटा n,
और इसमें कितना रह जाएगा 1 माइनस एल्फ़ा। तो प्रेक्षित मोलों की बात करें तो प्रेक्षित मोल टोटल कितने दोनों ही होंगे, तो 1 माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा बटा एन। सैद्धांतिक कितने होंगे 1, तो आई बराबर हो जाएगा सगुणन के पश्चात मोल बटा सगुणन के पूर्व मोल। तो आई बराबर 1 माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा बटा एन बटा 1। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा बटा एन। अब इस पूरी समीकरण को ही हम एन से गुणा कर दें तो क्या प्राप्त होगा, आई एन बराबर एन माइनस एन एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा इंटू एन करेंगे तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा हमें एल्फ़ा ही प्राप्त हो जाएगा। इस वाले एन को हम इधर की तरफ ले जाएं तो एन आई माइनस एन बराबर हो जाएगा माइनस एन एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा। एन को कॉमन ले लीजिए तो आई माइनस 1 बराबर हो जाएगा एल्फ़ा को कॉमन ले लिया है यहाँ हमने तो 1 माइनस एन। तो एल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा एन ब्रैकेट में आई माइनस 1 माइनस एन। तो ये हो जाएगा संगुणन की मात्रा एल्फ़ा को ज्ञात करने का सूत्र। जिससे आपको ये सवाल दे रखा है 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है, इसका हिमांक 317 केल्विन है। बेंजोइक अम्ल के संगुणन की मात्रा ज्ञात कीजिए, जबकि KF कितना है 5.1 है। तो क्या ज्ञात करनी है हमें संगुणन की मात्रा मतलब, तो क्या क्या दे रखा है इसमें सवाल में देखिए, WB विलेय का भार 0.3 ग्राम, किसमें घुला हुआ है 20 ग्राम बेंजीन, मतलब विलायक का भार दे रखा है 20 ग्राम। इस विलयन का हिमांक दे रखा है डेल TF पर दे रखा है 3.17 केल्विन। KF का मान आपको दे रखा है 5.1 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा अणुभार MB प्रेक्षित वाला, MB प्रेक्षित। तो प्रेक्षित अणुभार क्या हो जाएगा, अणुभार का सूत्र ही होता है KF बटा डेल TF इंटू WB बटा WA इंटू 1000। KF का मान दे रखा है 5.1, 3.17 इंटू 0.3, 20 इंटू 1000। इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 241। तो जो M प्रेक्षित है वो कितना आ गया 241 आ गया है। तो I बराबर क्या हो जाएगा प्रेक्षित अणुभार बटा सैद्धांतिक अणुभार। देखिए प्रेक्षित तो हमको मिल गया है, अब सैद्धांतिक कैसे निकालेंगे। हमें क्या दे रखा है बेंजोइक अम्ल और इसका सूत्र होता है C6H5COOH। तो इन सब के अणुभारों को हम जोड़ देंगे, जैसे कि कार्बन कितने हैं 6 और 1 7, तो एक कार्बन का 12 तो 7 का 12 इंटू 7 कर देंगे। हाइड्रोजन का 1 का 1 तो 6 का 6 और ऑक्सीजन का 1 का 16 तो 2 का 32। इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 122। तो सैद्धांतिक अणुभार कितना हो गया 122। तो प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक करेंगे तो 241 ये हमें प्रेक्षित हुआ है और सैद्धांतिक है 122, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 1.97। तो आई का मान कितना प्राप्त हो गया 1.97। अब जो हमारा एल्फा का सूत्र है एल्फा बराबर हो जाएगा 1.97 माइनस 1 बटा 1 माइनस 2। तो इसको हल करके हम एल्फ़ा का मान प्राप्त कर लेंगे और वही हमारी क्या होगी संगुणन की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम वाल्ड हाफ गुणांक से संबंधित सवालों को हल कर सकते हैं। ये हमारा आज का चैप्टर सॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी परेशानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।